नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 39 में आज हम डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। जलियांवाला बाग ने भारत के आज़ादी के आंदोलन की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों ही घटनाक्रम के बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे इस लेक्चर में। अगर आप अनअकैडमी ऐप पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। भारत के टॉप एजुकेटर्स से अगर आप लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के सब्सक्रिप्शंस हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक। आइकॉनिक का बेनिफिट यह है कि यहाँ आपको एक पर्सनल मेंटोर दिए जाएंगे जो आपको डे टू डे आपकी तैयारी से संबंधित गाइडेंस देंगे और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उस पर आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं। इस वक्त सब्सक्रिप्शन लेने पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप 1 ईयर प्लान लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी टिल मेंस 2022 एंड 2 ईयर प्लान पे मेंस 2023 तक की वैलिडिटी अवेलेबल है। लेकिन ये ऑफर केवल कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है, तो आपको 23 जून से पहले पहले इसको अवेल करना होगा। और अगर आप जीएस और ऑप्शनल के कंबाइंड कोर्स को लेते हैं तो यहाँ पर 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आपकी समग्र तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जीएस और ऑप्शनल दोनों की हो जाएगी अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी है। इफ़ यू यूज़ द कोड महिपाल तो आपको 51,700 रुपीज़ में जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे। इन कोर्सेज को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 20 बुक्स का पूरा सेट फ्री में मिलता है, तो आपको कोई भी दूसरी बुक्स या मटेरियल्स अब खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। सब्सक्रिप्शन लेने के तुरंत बाद आप एक बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो 1 ईयर 2 ईयर बैचेस यहाँ पर लगातार हर हफ्ते बनते हैं। इन बैचेस में आपकी कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवा दी जाएगी। एक स्पेशल बैच भी बन रहा है जिसमें 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग होगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, लेकिन इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। तो आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है और स्पेशल बैच को ज्वाइन करना है। दोस्तों, इस सीरीज के लेक्चर नंबर 35 में हमने होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में जाना था। ये होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में 17 में अपने चरम पर था, लेकिन मॉन्टेगू के डिक्लेरेशन के बाद ये मूवमेंट स्थगित कर दिया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या प्रॉमिस किया था कि हम थोड़ी सी स्वायत्तता आपको दे देंगे। तो ये डिक्लेरेशन किया गया था एडविन मोंटागू के द्वारा। मोंटागू कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो लंदन में भारतीय मामलों का मंत्री है। दैट वाज मोंटागू एट दैट टाइम। तो अगस्त 1917 में मोंटागू डिक्लेरेशन के बाद जो भारत में होम रूल लीग मूवमेंट चलाने वाले नेता हैं उनको ये आश्वासन दे दिया गया था कि आपको थोड़ा सा स्वायत्त शासन मिल जाएगा। एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होगी भारत में। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी जो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी? जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल, जैसा आज की सरकारें हैं। क्योंकि हमारे जो चुने हुए नेता हैं वो कहाँ जाते हैं? लोकसभा में। और जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? लोकसभा में बैठे मेंबर्स के प्रति। तो बिल्कुल वैसा सिस्टम नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत जरूर करी जाएगी और इसी प्रॉमिस के साथ होम रूल लीग मूवमेंट समाप्त हो जाता है और भारत के नेशनल मूवमेंट का फेज 2 भी खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे आज फेज 3। जो नेशनल मूवमेंट है, मैंने आपको बताया था 3 भागों में विभाजित है। पहला वाला भाग मेनली स्वदेशी आंदोलन के पहले है जिसमें मॉडरेट्स काफी हावी थे। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट नेताओं वाला जो दौर है 10-12 साल ये चलता है और अब गांधीयन फेज शुरू होने वाला है। तो हमने गांधी जी के बारे में पहले ही लेक्चर नंबर 37 और 38 में जान लिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे कौन सी वो इवेंट्स थे जिनके बाद गांधी जी इस राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े स्तर पर शामिल होते हैं। तो देखिए, अब मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की तैयारी चल रही थी क्योंकि मोंटागू ने प्रॉमिस कर दिया था 1917 में कि रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो ये बिल इन्होंने बनाने की तैयारी करी। 1918 में इसको पारित करने का पूरा प्लान था, कर भी दिया गया और 1919 में इसे भारत में लागू कर दिया गया, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस रिफॉर्म से पहले अंग्रेजी सरकार 2 और कानून लेकर आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और ये कानून क्यों लाए गए थे? क्योंकि मिलिटेंट नेशनलिज्म 1910 के दशक में अपने चरम पर था। क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था एक जर्मन इंडियन कॉन्स्पिरेसी थी। उधर अमेरिका में भी कई लोग प्लान कर रहे थे कि सोसाइटी बना रहे थे कि भारत को आजादी दिलवाई जाए। तो विदेशों में दूसरे देशों की मदद के साथ भारत में अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने की प्लानिंग भी चल रही थी। और पंजाब और बंगाल में ये नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म अपने चरम पर था। ब्रिटिश इसे आतंकवाद कहते थे, लेकिन हम इसे मिलिटेंट नेशनलिज्म कहते हैं। तो इसी नेशनलिज्म को रोकने के लिए 2 कानून पास किए गए। और ये कानून किसके सजेशन पे पास किए गए थे? रॉलेट कमीशन के। तो एक ब्रिटिश जज थे सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट ने एक कमेटी बिठाई गई, एक कमीशन बिठाया गया इनकी अध्यक्षता में और इनसे पूछा गया कि कानून में किस प्रकार से बदलाव किए जाएं ताकि
सरकार के खिलाफ काम करने वाले, देशद्रोह का काम करने वाले लोगों को सजा दी जा सके। तो ये जो सिडिशियस कॉन्स्पिरेसी चली थी, बेसिकली वो जो जर्मन वाली कॉन्स्पिरेसी थी, उससे चिंतित होकर ब्रिटिश सरकार रॉलेट कमीशन को बिठाती है और कहती है कि आप कानून में बदलाव लाओ, क्या नए बिल लाए जा सकते हैं इन लोगों को सही तरीके से सजा देने के लिए। तो रॉलेट कमीशन के सजेशन पर 2 बिल काउंसिल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इनमें से एक बिल बाद में ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन दूसरा वाला पास कर दिया गया, जिसको आगे चलकर कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट कमीशन के 2 मेन सुझाव थे। सबसे पहला सुझाव यह था कि कानून ऐसा हो जिसमें किसी को भी बिना अदालत ले जाए 2 साल जेल में रखा जा सके। कोई भी एक्टिविस्ट जिसके पास अगर अखबार भी मिल जाता है, कोई सिडिशियस न्यूज़पेपर, मान लो मैं उस समय का एक भारत में रहने वाला व्यक्ति हूं, मेरे घर पर कोई ऐसा अखबार आता है जिसमें अंग्रेजी सरकार को हटा देने की बातें लिखी गई है, तो वो एक सिडिशियस यानी कि देशद्रोही न्यूज़पेपर माना जाएगा। और वो अखबार भी किसी के घर पे मिल जाता है तो भी उसको गिल्टी मान लिया जाएगा, चाहे उसने किसी गतिविधि में हिस्सा लिया हो या नहीं लिया हो, उसने बॉम्ब बनाए हो नहीं बनाए हो, लेकिन केवल अखबार मिलने जैसी छोटी सी चीज पर भी किसी को भी गिल्टी माना जा सकता है। तो बेसिकली अदालतों में कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी। 2 साल तक बिना ट्रायल के किसी को भी जेल में रखा जा सकता है और डिपोर्ट किया जा सकता है। डिपोर्ट का मतलब है आमतौर पर किसी और देश भेज देना, लेकिन यहां पर जनरली सजाए काला पानी के लिए अंडमान निकोबार की जेल में भेजा जाता था, जो सेल्यूलर जेल है। तो ये सुझाव दिए थे रॉलेट कमीशन ने, और इन्हीं सुझावों के बेसिस पर 2 कानून लाए गए, और इनमें से एक बिल को अल्टीमेटली सरकार ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन दूसरा पास कर दिया गया और इसको आगे चलकर कहा गया रॉलेट एक्ट। इसका ऑफिशियल नाम क्या था? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो आप देख रहे हो, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको सजा देने के लिए, उनसे निपटने के लिए और एनार्की से बचने के लिए सरकार ये कानून पास करती है। अब इस कानून के ज्यादातर जो प्रावधान थे वो 1915 में पास किए गए डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट से मिलते जुलते थे। आपको याद होगा तो मैंने उस लेक्चर में बताया था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था उसके बाद इन गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम कस दी गई थी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून था। वर्ल्ड वॉर 1 के समय ये लाया गया था इन सभी कॉन्स्पिरेसीज के खिलाफ। अब इसी कानून को और स्ट्रिक्ट बना दिया गया, तो इसी के ज्यादातर प्रावधानों को रखकर और कुछ ऐड कर कर एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट लाया गया, जिसको हम आमतौर पर रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो आपको ये वाला नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इसको स्टार मार्क कर लो। डायरेक्टली प्रीलिम्स में ये नाम से पूछा जा सकता है, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1919 में ये कानून लाया जाता है, भारत में पास किया जाता है, और ये इतना ड्रेकोनियन था, यानी कि इसमें बिना किसी एविडेंस के, केवल शक के बिना पे लोगों को 2 साल जेल में रखने की बातें थी। तो इससे जो भारतीय मेंबर्स थे, जो इलेक्टेड थे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक जैसे कई प्रोमिनेंट नेताओं ने इस लेजिस्लेटिव काउंसिल से अपना इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही ड्रेकोनियन कानून है, ये हमारे लोगों के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन फिर भी रॉलेट एक्ट पास कर दिया जाता है। तो रॉलेट एक्ट लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? मिलिटेंट नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज, जो 1907 के स्वदेशी आंदोलन के खत्म होने के बाद ज्यादा बढ़ गई थी और पिछले 10 सालों से ब्रिटिश इससे काफी परेशान थे। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि किसी को भी शक के बेसिस पर, सस्पेशन के आधार पर देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर चलाया जाएगा, और मुकदमा कोर्ट में चलाने की जरूरत भी नहीं है। 2 साल तक बिना कोर्ट ले जाए उस व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है। तो पुलिस के पास बहुत सारे अधिकार थे, किसी भी जगह में पुलिस एंटर करके किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है, पुलिस आपके घर में आके आपको अरेस्ट करके ले जा सकती है विदाउट एनी वारंट। कोई भी आप अपील नहीं कर सकते अदालत में, ना ही कोई पिटीशन कर सकते हो ऐसे अरेस्ट के खिलाफ 2 साल तक। अब कानून लाया तो मिलिटेंट नेशनलिस्ट के खिलाफ था, यानी कि जो हिंसा का रास्ता अपनाकर सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। लेकिन इसके दायरे में राजनीतिक कार्यकर्ता भी आ गए जो हिंसा के पथ पर नहीं थे। यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो रैली में जा रहा है या फिर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी अब इस कानून के दायरे में आता था, और इनके साथ भी वही बर्ताव हो सकता था जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट के साथ हो रहा था। तो ये इस कानून का सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट था। रॉलेट एक्ट के तहत दर्ज हुए केसेस को सुनने के लिए एक स्पेशल अदालत बनाई गई, जिसमें 3 हाईकोर्ट जजेस होते थे, और इस अदालत से ऊपर कहीं भी अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते थे, कोई भी हायर कोर्ट में अपील करने का प्रावधान नहीं था। अगर इस कोर्ट ने यह सजा दे दी कि हाँ आपको 10 साल 15 साल जेल में रहना है, तो मतलब 15 साल आप जेल में रहेंगे। इस स्पेशल अदालत को इतना पावर दिया गया कि इंडियन एविडेंसेस एक्ट के तहत जो चीजें आमतौर पर सबूत के तौर पर ओके नहीं थी, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है सबूत के तौर पर, उनको भी यहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यानी कि आपको मैंने बताया, अखबार मिल गया किसी के घर पर, उसको भी देशद्रोह के रूप में एक एविडेंस मान लिया जाएगा, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इस तरह की चीजें अलाउड नहीं थी। हेबियस कॉर्पस की रिट को भी सस्पेंड कर दिया गया।
कई बार ऐसा होता था कि पुलिस किसी व्यक्ति को शक के आधार पर उठाकर ले गई, उसे 15 दिन जेल में रखा, लेकिन अदालत में नहीं पेश किया गया या फिर कोई एफआईआर भी ऑफिशियली दर्ज नहीं करी गई है। तो ऐसे में आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे हेबियस कॉर्पस रिट के तहत और कह सकते थे कि उसको कोर्ट में पेश किया जाए। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो आप जानते ही होंगे कि हमारे संविधान में भी ये रिट है और ये अंग्रेजों के समय में भी थी। तो ये वाली रिट सस्पेंड कर दी गई। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो भी सख्त कानून लाए गए थे, कई जगह लाए गए थे, ऐसा नहीं कि केवल भारत में थे, दूसरी कॉलोनीज में भी इस प्रकार के कानून लाए गए थे जैसे कि आयरलैंड वगैरह, लेकिन वहां पर वो हटा लिए गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। भारत में युद्ध खत्म होने के बाद भी ये सारे स्ट्रिक्ट कानून कंटिन्यू किए गए और इनको परमानेंट लॉ बना दिया गया वाया रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट के तहत प्रेस पर भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया था। रॉलेट एक्ट को डिस्क्राइब करता हुआ उस समय का एक बहुत फेमस नारा था, ना दलील, ना वकील, ना अपील। तो अगर आप पर रॉलेट एक्ट के तहत केस किया जाता है तो ना तो आप कोई कोर्ट में दलील दे सकते हो, एविडेंस एक्ट आपके खिलाफ काम करेगा, ना तो कोई वकील हायर किया जा सकता है और ना ही किसी उच्च अदालत में अपील करी जा सकती है। तो अगर बिल्कुल एक लाइन में इस रॉलेट एक्ट का अगर आप जिस्ट चाहो तो यही था और यही उस समय नारा दिया गया। इस कानून के खिलाफ गांधी जी ने भी आवाज उठाई और गांधी जी का तर्क ये था कि केवल कुछ मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स के कारण, जो लोग बॉम्ब बनाकर फेंकना चाह रहे हैं, सरकार को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं हिंसक माध्यमों के द्वारा, उन कुछ चंद लोगों के लिए आप पूरे देश में इस प्रकार का ड्रेकोनियन कानून पास नहीं कर सकते। कई लोग हैं हमारी तरह या कांग्रेस की तरह जो इस वक्त बिल्कुल अहिंसा के पथ पर चलकर आजादी या फिर कुछ स्वायत्तता की डिमांड कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था, नॉट एवरीवन शुड गेट पनिशमेंट इन रिस्पॉन्स टू आइसोलेटेड पॉलिटिकल क्राइम्स। तो जो एक नॉर्मल कार्यकर्ता है कांग्रेस का या कोई भी जो देश के लिए बात कर रहा है, उसको आप रॉलेट एक्ट के तहत सजा मत दीजिए। तो इसी कानून के खिलाफ गांधी जी ने एक देशव्यापी हड़ताल और देशव्यापी प्रोटेस्ट की घोषणा करी। ये गांधी जी का पहला नेशनल प्रोटेस्ट था, पहला देशव्यापी सत्याग्रह था। रॉलेट सत्याग्रह इसका नाम दिया गया। इस रॉलेट सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले एक सत्याग्रह सभा बनाई और इस सभा में होम रूल लीग के कई मेंबर्स को शामिल किया गया, क्योंकि इन होम रूल लीग मेंबर्स ने अभी 2 साल पहले ही एक आंदोलन चलाया था, उनको काफी एक्सपीरियंस था, इनकी सहायता ली गई। पैन इस्लामिस्ट को भी इसमें शामिल किया गया। ये वो लोग थे जो ऑटोमन एम्पायर के विभाजन के खिलाफ थे और ऑटोमन एम्परर के यानी कि खलीफा के हटाए जाने के खिलाफ थे। तो इनका जो रोल है वो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो आने ही वाला है अगले लेक्चर में। इस सत्याग्रह में एक्चुअली में करना क्या था, तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि एक हड़ताल होगी, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। दूसरा, जितने भी सत्याग्रही हैं वो फास्ट करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, प्रेयर करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस होगा इस कानून के खिलाफ, यानी कि लोग कहेंगे कि हम इस कानून को नहीं मानते। तो रॉलेट सत्याग्रह एक प्रकार का सिविल डिसओबीडियंस था और लोग अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे। अगर सरकार उन्हें अरेस्ट करने आती है, पुलिस अरेस्ट करने आती है, तो कोई मना नहीं करेगा, खुशी खुशी लोग जेल जाएंगे। तो इस प्रकार से रॉलेट सत्याग्रह ने देश के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। कैसे? स्वदेशी आंदोलन के समय लोग अपने आप से ही कार्यक्रम चला रहे थे, लेकिन इस बार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था। गांधी जी ने कुछ स्पेसिफिक बातें कही थी कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के एक्ट आपको करने हैं। तो इस बार केवल बातचीत नहीं थी, वर्बल एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि कुछ करके आपको अपना विरोध दिखाना था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि इस आंदोलन में किसान, आर्टिसंस और गरीब लोग भी पहली बार शामिल हो रहे थे। स्वदेशी आंदोलन में किसानों की कोई सपोर्ट या सहायता नहीं थी, लेकिन इस बार पहली बार गांधी जी ने रियलाइज किया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में कि किसान किसी भी आंदोलन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी तबकों के लोगों को इस आंदोलन में शामिल किया गया और नेशनल मूवमेंट जो है अब हमेशा के लिए, आने वाले 30 सालों के लिए एक जन आंदोलन बन जाएगा। अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन केवल कुछ लोगों तक, कुछ लाख लोगों तक सिमटा हुआ था, अब ये करोड़ों लोगों का आंदोलन बन जाएगा। इट टर्न्स इनटू अ प्रॉपर मास मूवमेंट। तो स्वदेशी आंदोलन भी एक जन आंदोलन था, लेकिन वो मेनली बंगाल वाले एरिया में सीमित था। रॉलेट सत्याग्रह से सब कुछ बदलता है, गांधी जी के आने से ये चीजें बदल जाती हैं। गांधी जी के रॉलेट सत्याग्रह को पंजाब में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऑलरेडी पंजाब में मिलिटेंट नेशनलिज्म काफी चरम पर था और इसी समय में जब रॉलेट एक्ट आया तो लोगों को लगा कि ये तो हमारे साथ गलत होगा, भेदभाव होगा। तो रॉलेट सत्याग्रह की अपील पर यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हो गए और सरकार को भी ये लगने लगा, ब्रिटिश सरकार को, कि हो सकता है कि ये आंदोलन हिंसक हो जाए। यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, हालांकि गांधी जी अहिंसा की बातें करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये आंदोलन हिंसक हो जाए। तो सरकार ने आर्मी की मदद लेनी शुरू करी और कई सारे मिलिट्री टुकड़ियों को पंजाब में बुलाना शुरू कर दिया। अब इस समय पंजाब में 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। दोनों के नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर अभी स्पष्ट कर लो।
मिलिट्री को लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर। रेजिनल डायर जो है ये वो आदमी है जिसने ऑन ग्राउंड जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडवायर। थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। ये है डायर और ये है ओडवायर। तो ओडवायर वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होते हुए भी पूरी तरह से डायर के सपोर्ट में था। बाद में जब इंक्वायरी वगैरह बैठी थी तो ओडवायर ने रेजिनल डायर का पूरा सपोर्ट किया था कि जो भी डायर ने एक्शंस लिए उसमें मेरी सहमति थी, इस तरह की बातें ओडवायर ने कही थी। तो जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए इन दोनों को जिम्मेदार माना जाता है। तो डायर ने तो ऑन ग्राउंड गोली चलाने का आदेश दिया और माइकल ओडवायर का इन एक्शंस के लिए पूरा सपोर्ट था पीछे से, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। अब जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में बात करने से पहले आपको दो घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका बैकग्राउंड है, दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जब रॉलेट सत्याग्रह की अपील करी गई थी गांधी जी की तरफ से, तो पंजाब में कांग्रेस के दो नेता थे जो काफी एक्टिव थे इस सत्याग्रह को ग्राउंड लेवल पर ऑर्गेनाइज करने में। उनमें थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो कि एक मुस्लिम वकील थे और डॉक्टर सत्यपाल जो कि एक हिंदू डॉक्टर थे। ये दोनों ही नेता साथ में मिलकर काम करते थे और दे वर वेरी एक्टिव। तो सरकार को लगने लगा, प्रशासन को लगने लगा कि इनको अगर जेल में डाल दिया तो काफी हद तक ये मूवमेंट धीमा पड़ जाएगा। तो इन्हें धोखे से अरेस्ट किया गया। 10 अप्रैल की रात को इन्हें बुलाया गया प्रशासन के द्वारा, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिविजनल कमिश्नर से मिलने के लिए इन्हें बुलाया गया कि आओ बैठो, बात करो, आप आंदोलन करने वाले हो तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये दोनों मिलने गए और वहां पर ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो इन्हें धोखे से एक तरह से रात को अरेस्ट करके भेज दिया गया जेल में। इससे लोग काफी नाराज हो गए। जो इनके सपोर्टर्स थे उन्होंने तय किया कि 13 अप्रैल को इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और 13 अप्रैल बैसाखी का दिन भी था। इसी बीच 11 अप्रैल को एक और घटना होती है जिससे ब्रिटिश प्रशासन और खास करके जनरल डायर काफी गुस्सा हो जाते हैं। 11 अप्रैल को क्या होता है कि मार्सेला शेरवुड नाम की एक इंग्लिश मिशनरी जो स्कूल चलाया करती थी, एक काफ़ी एजेड महिला थी, ये 600 बच्चों का स्कूल चलाती थी। और जब माहौल ख़राब होता दिख रहा था, प्रदर्शन, स्ट्राइक, हड़ताल की बातें हो रही थी, तो ऐसे में स्कूल बंद कर दिया गया और बच्चों को उनके घर भेजा जा रहा था। तो ये जब बच्चे एक गली से निकल रहे थे तब उन पर एक भीड़ ने हमला किया। लेकिन इसी समय उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स में से कुछ लोगों ने उन बच्चों और मार्सेला शेरवुड को शरण दी अपने घर में और भीड़ से बचाया और बाद में उन्हें गोबिंदगढ़ फोर्ट, जो कि अमृतसर शहर का मेन किला है, वहां पर पहुंचा दिया सेफली। लेकिन इससे डायर काफी नाराज हो जाता है। डायर क्या करता है, उसके बाद उस गली में जाता है जहां पर यह हमला हुआ था और वहां पर सभी लोगों को इस प्रकार से सड़क पर रगड़ कर चलवाया गया एज अ पनिशमेंट। डायर के इस सख्त रवैये के कारण लोग काफी नाराज हो जाते हैं और उसी दिन डायर ये भी अनाउंस कर देता है कि अब से पंजाब प्रांत में कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती और सभी पॉलिटिकल नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये पूरी तरह से सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि ये 12 तारीख के बाद ही रिलीज किया गया था और 13 तारीख को पहले से एक प्रोटेस्ट प्लान्ड था और साथ ही साथ बैसाखी का दिन भी था। तो ऐसे में लोगों को इस ऑर्डर के बारे में पता नहीं था कि भीड़ इकट्ठी करने पर सरकार बैन लगा चुकी है, जैसा धारा 144 होता है उस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा चुके हैं। लेकिन ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी टाइम पर मिल नहीं पाई थी। देखिए, उस समय अखबार ही एकमात्र माध्यम था और सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया या टीवी के माध्यम से सारी खबरें कुछ ही घंटों में दुनिया में फैला दी जाती हैं। आज के समय में ऐसा नहीं होता था तब। अब आता है 13 अप्रैल 1919 का दिन। जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर शहर के बीचों बीच स्थित है, हरमिंदर साहिब मंदिर जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, उसके नजदीक ही है। तो यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि बैसाखी के दिन मेला लगता है, तो वैसे भी भीड़ ज्यादा होती है शहरों में। लोग अपने घर से आते हैं बाहर घूमने फिरने, बैसाखी के दिन गुरुद्वारे जाते हैं। लेकिन उसी समय एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी था, लेकिन बैसाखी के कारण उस प्रोटेस्ट में काफी भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो सभी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे थे। ज्यादातर लोगों को इन प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के बारे में पता नहीं था। कई लोग तो केवल बैसाखी के मौके पर अपने गांव से शहर की तरफ आए थे मेले वगैरह में घूमने फिरने, तो ऐसी भीड़ भी यहाँ पर इकट्ठा थी। लेकिन साथ ही साथ एक यहाँ पर प्रोटेस्ट रैली भी चल रही थी इस जलियांवाला बाग में। रैली क्यों चल रही थी, मैंने आपको बताया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के अरेस्ट होने पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग मैदान के पास में अपनी आर्मी को भेजा और कहा कि इसको ब्लॉक कर दो। इस बाग में, इस मैदान में एंट्री और एग्जिट के लिए केवल एक ही रास्ता था, ये छोटा सा रास्ता जो आपको नजर आ रहा है पतली गलियों के बीच में से निकलता हुआ। और यहाँ पर आर्मी जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। लगभग 10 मिनट तक ये गोलीबारी चली थी और 1650 राउंड यहाँ पर फायर कर दिए गए 10 मिनट में, और इनकी सारी गोलियां खत्म हो गई। तब इन्होंने गोलीबारी करना बंद किया। आज भी अगर आप जलियांवाला बाग जाएं, जहां पर अब एक मेमोरियल बनाया जा चुका है, वहां पर आप इन गोलियों के निशान अभी भी दीवारों पे देख सकते हैं। और इसी मैदान के बीच में एक कुआं था जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। 120 शव तो केवल इस कुएं से निकाले गए थे।
अगले दिन सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों में 380 लोगों को मृत बताया गया और 1100 लोग घायल हुए थे। लेकिन जो लोकल सोर्सेस थे उन्होंने सब ने ये बात कही थी कि मरे हुए लोगों की संख्या कम से कम 1000 से ऊपर है। मिनिमम 1000 प्लस डेड बॉडीज वहां पर उस दिन मैदान में देखी गई थी। इस ब्रुटैलिटी ने, इस घटना ने न केवल भारत में बल्कि पूरे यूरोप और यूके तक में लोगों को हिलाकर रख दिया। ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स ने अगले दिन इसकी निंदा करी, पूरे देश के न्यूज़पेपर्स ने इसकी निंदा करी। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, वहां पर क्या होता है, जनरल डायर की तारीफें करी जाती है। जनरल डायर के लिए स्पेशल तारीफ करी गई और इससे लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसके तुरंत बाद एक कानून पास किया जाता है, इंडेमनिटी एक्ट। इसमें इंडेमनिटी एक्ट में ऐसे प्रावधान बनाए गए जिससे कि जो भी आर्मी ऑफिसर इस हत्याकांड में, इस जलियांवाला बाग नरसंहार में इन्वॉल्व थे, उनको सज़ा नहीं होगी। उन्होंने जो भी वहां पर किया उसके लिए उन्हें कभी सज़ा नहीं हो सकती। ये प्रोटेक्शन उन्हें मिल गया। तो इस इंडेमनिटी एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल भी कहा जाता है। लेकिन देश में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और लंदन के अखबार तक अपनी सरकार के खिलाफ हो गए थे। इस बार कई बड़े लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मिले सम्मान को वापस कर दिया, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड रिटर्न कर दिया। नाइटहुड एक सम्मान होता है जो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। अक्सर जिन्हें नाइटहुड मिलता है उनके नाम के आगे सर यूज किया जाता है। तो सर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड है वो रिटर्न कर दिया और इसीलिए उनको अब केवल रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाने लगा। गांधी जी को भी एक कैसर ए हिंद मेडल मिला था। टाइटल नहीं था, ये मेडल था जो इन्हें बोयर वॉर के दौरान दी गई सेवाओं के लिए मिला था। ये भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार के 5 दिन बाद ही गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस लेने की घोषणा कर दी, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे और देश में ऐसा माहौल था कि शायद हिंसा भड़क सकती थी। लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को वापस लेना ही ठीक समझा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉलेट सत्याग्रह सक्सेसफुल था या नहीं, तो आंसर होगा नहीं। तो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी का पहला ऐसा सत्याग्रह बनता है जिसमें उन्हें जीत नहीं मिलती है। पहले जितने भी जो हमने 3 बड़े सत्याग्रह और एक वो इंडेंचर्ड लेबर वाला जो मूवमेंट उनका पढ़ा था, उन सभी में सरकार ने उनकी बात मान ली थी। तो ये पहला सत्याग्रह बन जाता है जहां पे गांधी जी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। अब इस नरसंहार को लेकर इतनी निंदा हुई ब्रिटिश सरकार की कि अल्टीमेटली इन्हें एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ी लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। अक्टूबर में जाकर इन्होंने एक डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी की घोषणा करी और ये घोषणा करी थी एडविन मोंटागू ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस वक्त। इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड विलियम हंटर, जो कि स्कॉटलैंड के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे थे, यानी कि एक सीनियर लीगल फिगर थे इंग्लैंड के। लेकिन 3 भारतीय लोगों को भी यहाँ शामिल किया गया। सर चिमनलाल हरिलाल सेतलवाड़, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और बॉम्बे हाईकोर्ट में एक एडवोकेट थे। पंडित जगत नारायण, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूपी, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, अ लॉयर फ्रॉम ग्वालियर। तो इस हंटर कमेटी में 3 भारतीय लोग शामिल थे, ये बात याद रखेगा। और हंटर कमेटी की स्थापना क्यों करी गई थी? जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए। इस कमेटी ने जब अपनी इंक्वायरी करी और जनरल डायर को बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो डायर ने वहां पर साफ कहा कि मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। और डायर ने यह कहा कि मेरा मकसद ये था कि पंजाब में जो भी बगावत करने वाले लोग हैं, बागी लोग हैं, उनके दिल में एक डर बैठ जाए। आई वॉन्टेड टू स्ट्राइक टेरर इन पंजाब, ये डायर के शब्द थे। डायर ने ये चीज साफ कही कि मैं चाहता तो भीड़ को बिना गोली चलाए भी तितर बितर कर सकता था। आई कुड हैव डिस्पर्स्ड द क्राउड विदाउट फायरिंग, लेकिन वो फिर से वापस आ जाते और मुझ पर हंसते और मैं एक बेवकूफ लगता, तो इसीलिए मैंने गोलियां चलवा दी। ये डायर का कथन था इस इंक्वायरी कमेटी के सामने। जो फाइनल रिपोर्ट थी हंटर कमेटी की, उसमें जनरल डायर को यूनानिमसली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। सभी मेंबर्स ने माना कि जनरल डायर के कारण ये गोलियां चलाई गई। डायर चाहते तो बिना गोली चलाए भी इसको निपट सकते थे इस सिचुएशन से। और रिपोर्ट में ये बात भी स्पष्ट तौर पर सामने आई, जो कई लोग आरोप लगा रहे थे सरकार पर, कि अगर गोली चलती है तो उसके पहले हमेशा चेतावनी दी जाती है। जलियांवाला बाग में उस दिन किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई थी। गोलियां बिना किसी चेतावनी के चलाई गई थी। अमूमन जब भीड़ हिंसक हो रही होती है या भीड़ काबू में नहीं आती, तो हमेशा पुलिस एक वार्निंग देती है कि अगर आप लोग नहीं माने तो हम गोलियां चलाएंगे। इस प्रकार की कोई वार्निंग डायर के द्वारा जनता को वहां पर नहीं दी गई थी। ये जनरल डायर की एक बहुत ही बड़ी गलती थी। फिर रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उस वक्त पंजाब में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई भी षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा था। हाँ, गदर कॉन्स्पिरेसी 1915-16 में जरूर थी, लेकिन वो 3 साल पुराना हो चुका था। 1919 में, अप्रैल 1919 में कोई भी कॉन्स्पिरेसी उस वक्त पंजाब में नहीं पाई गई जो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रची जा रही हो। कोई साजिश नहीं थी। लेकिन हंटर कमेटी जो है, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कोई पीनल या डिसिप्लिनरी एक्शन डायर पर नहीं लिया गया, क्योंकि
डायर को एक तो इंडेमनिटी एक्ट बचा रहा था और दूसरा डायर के जो आर्मी में सुपीरियर्स थे वो डायर के एक्शन से पूरी तरह सहमत थे। जो आर्मी काउंसिल थी उसने साफ तौर पर कहा था कि जनरल डायर ने जो भी किया वो सही था। तो ना तो डायर को सस्पेंड किया गया, ना ही कोई पेनल्टी लगाई गई उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रेशर बढ़ता गया, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वहां पर लोगों का प्रेशर काफ़ी बढ़ता गया। और विंस्टन चर्चिल जो उस वक्त एक नेता हुआ करते थे, काफ़ी प्रोमिनेंट नेता बन चुके थे इस समय तक, आगे चलकर ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो इनका भी काफ़ी दबाव था और इन्होंने कहा कि कम से कम डायर को डिसमिस तो किया ही जा सकता है। फाइनली मार्च 1920 में नरसंहार के लगभग 1 साल बाद जनरल डायर को अपने पद से हटाया गया और वापस यूके बुला लिया गया। लेकिन उसके बावजूद डायर पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया और जब तक वो रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं आ गया उसको आधी तनख्वाह मिलती रही और बाद में पूरी पेंशन भी मिली। तो पेंशन तक नहीं रोकी गई डायर की। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के एक नौजवान उधम सिंह ने 20 साल बाद लंदन जाकर माइकल ओ ड्वायर को सरेआम गोली मार दी थी। तो डायर को गोली नहीं मारी थी, माइकल ओ ड्वायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको गोली मार दी थी लंदन में 1940 में। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इसमें आपको 80 टेस्ट मिलेंगे 1 साल में, जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं और 30 मेंस के टेस्ट हैं। तो ये एक बहुत ही अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज है। आमतौर पर केवल प्रीलिम्स या फिर सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, यहाँ पर दोनों की कंबाइंड टेस्ट सीरीज है। देयर आर 80 टेस्ट और ये टेस्ट सीरीज 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेने वालों के लिए पूरी तरह से फ्री होगी। वैसे इसका प्राइस अराउंड 30,000 रुपीज़ रहेगा, लेकिन जो 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेता है तो अब उसको एक और एडेड बेनिफिट मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज जुलाई से स्टार्ट हो रही है और जो 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री होने वाली है। तो याद रखिए कि आपको अब 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर न केवल फ्री बुक्स, एक्सटेंडेड वैलिडिटी, बल्कि टेस्ट सीरीज भी साथ में फ्री मिल रही है। पहले से ही 3 फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं प्रीलिम्स के लिए, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड और अपना प्रीलिम्स का स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। हर रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होता है 11 बजे। इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीतने का मौका रखते हैं। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन जिनके बारे में मैं आपको बताता आ रहा था अभी तक, इनको आप फ्री में अवेल कर सकते हैं अगर आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक लेकर आते हैं। दोस्तों, हम एक नया प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्ट एंड विन नाम से। देखिए, अनअकैडमी ग्रुप एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पे हज़ारों लाखों क्लासेस होती हैं। लेकिन कई बार हम ये मानते हैं कि क्लासेस में कुछ ऐसा शब्द बोला जा सकता है या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो इनअप्रोप्रिएट हों। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी हमारा कोई भी कंटेंट गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करता है एटसेट्रा, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर वो रिपोर्ट आपकी सही पाई गई तो आपको एक प्राइज़ भी मिलेगा। तो आपको ये रिपोर्ट करने के लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको नीचे, उस पर क्लिक करके आप जो भी वीडियो का लिंक वगैरह है वहाँ पर डाल सकते हैं एंड यू कैन राइट डाउन वॉट एवर द इशू इज़। ओके, तो हम हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रखते हैं कि हमारा कंटेंट बेस्ट हो, सही हो, किसी की भावनाएं आहत ना करे। तो इसीलिए हम खुद ये चाहते हैं कि आप लोगों की मदद से हम हमारे कंटेंट को और बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।